ओके स्टूडेंट्स, आ जाओ। आज हम लोग नया प्रोग्राम देखने वाले हैं रिगार्डिंग पासिंग ऑब्जेक्ट्स टू a यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट्स मीन्स लिस्ट ऑब्जेक्ट, टपल ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ द मेन कोड गिवन जो मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है। एंड इन दिस मेन कोड यू कैन सी वन लिस्ट इज़ डिक्लेयर्ड, one tuple is declared, one string is declared and one dictionary is declared। ठीक है, और ये चारों के चारों पाइथन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पाइथन ऑब्जेक्ट्स को एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में पास करेंगे सीक्वेंशियली। ठीक है, वन बाय वन, और फिर उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करेंगे और चेक करेंगे कि उनकी वैल्यूज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहले इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो नेचुरली, क्योंकि ये मेन के अंदर ही प्रिंट स्टेटमेंट गिवन है, तो इसमें क्या होगा, जो वैल्यूज़ हमने इनिशलाइज करी है L1, T1, S1, D1 में, वो और एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। L1 की वैल्यू 1 2 3, T1 की वैल्यू 1 2 3, S1 की वैल्यू केवी रेवाड़ी और D1 की वैल्यू 0/1 ओके 2 CU, ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देन कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज़ फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट फन। तो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में हमें पता है कि कंट्रोल फंक्शन की कॉलिंग से जंप लगा करके उसकी डेफिनेशन पे चला जाता है, और साथ ही साथ में वहाँ पर अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स लिंक होते हैं मेमोरी में। ठीक है, तो अभी क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, अभी एक्चुअली में क्या होगा, हमने एक L1 बनाया था, हमने एक T1 बनाया था, हमने एक S1 बनाया था और हमने एक D1 बनाया था। ठीक है, तो इनकी जो मेमोरीज़ थी, ये चलिए मान लेते हैं इनकी मेमोरीज़ हैं, ये चारों इनकी मेमोरीज़ हैं। ठीक है, सो अब जैसे ही फंक्शन का कॉलिंग होएगा तो L1 एंड L बोथ विल पॉइंट टू सेम मेमोरी लोकेशन, T1 एंड T both point to the same memory location, S1 and S both will point to the same memory location, and D and D1 both will point to the same memory location। तो यह इनका एक तरीके से लिंकेजेस होगा मेमोरी में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, मैंने इसमें लिख रखा है L0 इक्वल्स टू 10, क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, तो लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर, और वो वैल्यू हो जाएगी 10। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे इनिशियली हमने L1 इक्वल्स टू 1 2 3 लिया। ठीक है, तो ये L1 लेता हूँ मैं और इसका मेमोरी लेता हूँ, ये मेमोरी हुआ, और इसमें 3 वैल्यूज़ डाली 1, 2, 3। ठीक है, जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो एक L नाम से वेरिएबल भी इस मेमोरी को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, नाउ L1 0 या L0 दोनों इस 1 को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि L1 0 और L0 ये दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, इस 1 को। तो अब L0 इक्वल्स टू 10 किया तो ये 0 जो है ये वाला लिंक हट जाएगा, और इसी मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशलाइज हो जाएगा 10। ठीक है, टू L0 एंड L1 0। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, इसमें मैंने क्या किया है, T0 इक्वल्स टू 10। अब मैंने जो लिस्ट के साथ काम किया था वही टपल पर करने वाला हूँ। आई एम ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टपल, बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल बिहेवियर in user defined functions program that tuples are immutable objects, we cannot change values of elements of tuples। सो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज नहीं होएगी। ठीक है, चलिए अब चेंज नहीं होएगी तो क्या होएगा, मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या
ऑप्शंस आ रहे हैं। ये मैंने प्रोग्राम को रन किया एंड यू कैन सी इन द आउटपुट वन एरर इज देयर, tuple object does not support item assignment. See, this is the error. It means I cannot change tuple elements values. ठीक है यहाँ तक? चलिए, देन उसके बाद देखिए, अब क्योंकि ये एक एरर वाला स्टेटमेंट है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक कमेंट बना देता हूँ। ये लीजिए, मैंने इसको कमेंट बना दिया। ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा क्योंकि ये स्किप हो जाएगा, ये एग्जीक्यूशन में नहीं होएगा। देन कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है S0 इक्वल्स टू डी। सेम वही केस है जो S1 हमने मेमोरी को अलोकेट किया था और उस S1 में के वी रेवाड़ी ये वाला स्ट्रिंग एक था, और जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया S इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। अब मैंने लिखा है S0 इक्वल्स टू डी। ठीक है, इट्स मीन्स ये जो जीरो वाला एलिमेंट है के, आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस। ठीक है, और इसकी जगह पर मैं चाह रहा हूँ कि डी बन जाए, बट द सेम केस लाइक इन टपल, बिकॉज ऑफ द इम्यूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग आई कैन नॉट चेंज दिस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही एरर मिलेगी जो टपल में मिली थी। चलिए एक बार चेक करते हैं इसको भी रन करके। ये रन किया मैंने, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, सेम एरर। चलिए वापस आ जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हम इन दो में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, टपल में और स्ट्रिंग में। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको भी एक कमेंट बना देता हूँ। ये लीजिए, इसको भी मैंने एक कमेंट बना दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया, D0 इक्वल्स टू हाई लिखा। इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू चेंज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के एलिमेंट आपको पता ही है, की एंड वैल्यूज़, दो पेयर होता है इनका, और इस पेयर के थ्रू कोई एक एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं। उसमें जो की एलिमेंट है उसके थ्रू हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो जो जीरोथ की वाले पर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी और वो बाई की जगह हाई हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पहले बाई थी और इस बाई की जगह पर अब वो नई वैल्यू हाई आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक? चलिए, अब चारों ऑब्जेक्ट्स को हमने चेक कर लिया। अब एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि अब फाइनली क्या आउटपुट आता है। ये मैंने रन किया। नाउ यू कैन चेक। सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यूज़ जो थी उनको देखिए, 1 2 3 1 2 3, ये हमारा लिस्ट था ओरिजिनल, ये टपल था ओरिजिनल, ये स्ट्रिंग था ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल डिक्शनरी थी। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशंस में जो जो मैंने चेंजेस किए, उन चेंजेस के बाद में ये वैल्यूज़ डिस्प्ले हुई। इसमें देखो क्या हुआ, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट चेंज हो गया, 10 आ गया। टपल को हम चेंज कर नहीं सकते थे तो नहीं किया, स्ट्रिंग को हमने चेंज कर नहीं सकते थे, नहीं किया, और इसमें डिक्शनरी में बाई की जगह पर हाई हो गया। ठीक है, और जब मेन के अंदर हमने चेक किया तो मेन में भी वो रिफ्लेक्शन होगा। देखो यहाँ पर एलिमेंट चेंज हुआ, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ। टप्पल और ये दोनों ओरिजिनल जैसे थे वैसे के वैसे ही है, और डिक्शनरी में जो चेंजेस हुआ वो भी रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हम इनके ऑब्जेक्ट्स को हम किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन में पास करके और उनमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। अब मान लीजिए फंक्शन की डेफिनेशन पर ही हम आते हैं, और फंक्शन की डेफिनेशन में आप लोग देखेंगे ये जो T0 इक्वल्स टू 10 मैंने किया, ये एरर जनरेट कर रहा था। अब मैं इसको हटा देता हूँ और एक नया स्टेटमेंट यहाँ पर लिखता हूँ, T इक्वल टू देन टपल ब्रैकेट्स, देन कुछ और आइटम मैं इसमें ले लेता हूँ, 23, 34,
45। ये 3 आइटम मैंने इसमें ले लिए। ठीक है, आप लोग देखेंगे प्रोग्राम ऐसा बन गया है। ये देखिए t इक्वल्स टू 23,34,45। ठीक है, अब क्या होगा अगर सेम उसी प्रोग्राम को हम चेक करें तो देखिए इसमें अभी क्या होगा, ओरिजिनली t1 जो मेन के अंदर था दैट इज़ पॉइंटिंग टू ए मेमोरी लोकेशन एंड स्टोरिंग 1,2,3। ठीक है, जब फंक्शन का कॉल होगा तो t इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन स्मॉल t। ठीक है, ये फॉर्मल पैरामीटर था और ये एक्चुअल पैरामीटर था। ठीक है, अब क्या होगा, इस स्टेटमेंट को जैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा t इक्वल्स टू 23,34,35, दिस लिंक विल बी ब्रोकन। जो t जिसको पॉइंट कर रहा था दैट लिंक विल बी ब्रोकन एंड नाउ न्यू मेमोरी विल बी एलोकेटेड टू t and here storage is 23,34,45. so obviously now t is pointing to this memory location। तो ये जो t की वैल्यूज़ हैं ये इस फंक्शन की बॉडी के अंदर डिस्प्ले होएगी। ठीक है, t1 इज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, t इज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। so there will be no reflection of these changes in main function। मेन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मेन में जो t1 जैसा था पहले वैसा का वैसा रहेगा, ऊपर जा कर के t में चेंजेस आ गया। ठीक है, चलिए इसको भी अब एक बार रन करके देखते हैं। ये मैंने रन किया एंड यू कैन सी नाउ ओरिजिनल वैल्यूज़ इन मेन फंक्शन। देन कॉलिंग के अंदर देखो ये t का वैल्यू चेंज हो गया 23,34,45। ठीक है, और जो वापस मेन में आए यू कैन सी देर इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ दो चेंजेस, क्योंकि इस बार t1 और t जो है दोनों का अलग अलग मेमोरी एरिया है। ठीक है, एंड द सेम केस इज़ अप्लाइड टू द लिस्ट ऑल्सो। लिस्ट में भी यही होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।